हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो हमारे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर जो हमने पार्ट 1 कवर किया इसमें हमने फर्स्ट लॉ को सीखा था। तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात कर ली थी। हर एक प्रोसेस को हमने एनालाइज किया, ठीक है। यहाँ देखा कि हम कैसे यहाँ पे वर्क कैलकुलेट करते हैं, हीट, बाकी सब चीज़ें। अब यहाँ पर जो आपका काम था, सबसे पहले पार्ट 1 की जो डीपीपीज थी सारी, वो आपको ढंग से बड़ी तमीज़ से सॉल्व करनी थी। मैंने आपको एक स्टेटमेंट वाली डीपीपी दी हुई थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स में आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, तो वहाँ पर मैंने आपके सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। उस डीपीपी के डिस्कशन को बिल्कुल भी मिस करना, अगर आपने किया है तो वापस जाएँ, वीडियो को यहीं छोड़ दें आज के को, और उस डीपीपी को ज़रूर डिस्कस करें। हर पार्ट में मैं आपको स्टेटमेंट वाले डीपीपीज दूंगा, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स में स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जिनमें आप परेशान हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज मैं आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। ये टॉपिक वैसे थर्मोकेमिस्ट्री में काम में आता है अपने, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में भी कई जगह आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये अपना एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो आपको यहाँ पे कवर कर लेना चाहिए। एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या चीज़ है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की। ये चीज़ मैं आपको दोबारा से पढ़ाऊंगा थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, ये आपके थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले ही कई बार काम में आएगी, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक सिखा रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखें। ये जनरली क्या है, इसको हम लोग तेज तेज पढ़ा देते थे, समझ में नहीं आता है, और थर्मोकेमिस्ट्री आते आते बहुत लेट हो जाता है, इसलिए बड़े आराम से हम इस टर्म को समझते हैं। देखिए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं और वो किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो एक चीज़ है काम की, किसी भी रिएक्शन की अगर मैं बोलूँ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो देखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब H नहीं होता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ एंथैल्पी ऑफ CO2, तो से आप HCO2 बोलोगे, एंथैल्पी ऑफ O2 से आप HO2 बोलोगे। लेकिन अगर मैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल रहा हूँ, तो एंथैल्पी रिएक्शन के लिए कभी भी H डिफाइन नहीं होता है, हमेशा उसके लिए क्या डिफाइंड होता है, डेल्टा H। तो चाहे आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलो या फिर एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो पहली चीज, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी चेंज दोनों का मतलब एक है। मेरे स्टेटमेंट को ध्यान रखें, रिएक्शन के लिए H नहीं डिफाइंड होता है। क्या डिफाइंड होता है, डेल्टा RH। एक रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। तो एक रिएक्टेंट की अपनी खुद की कुछ एंथैल्पी होगी, प्रोडक्ट की अपनी खुद की कुछ एंथैल्पी होगी। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है उसी को हम एंथैल्पी बोलते हैं, और वो किसके इक्वल होगा, HP माइनस HR के। सबसे पहली चीज बात समझ में आई। तो रिएक्शन के लिए H नहीं डिफाइन करेंगे, हमेशा हम किसकी बात करेंगे, डेल्टा RH, उसी को हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। एक चीज। दूसरा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कैसे करें, तो आपको याद होगा हमने फर्स्ट लॉ में प्रूव किया था कि QP किसके इक्वल होता है, डेल्टा H के होता है। तो अगर QP डेल्टा H के इक्वल होता है, तो देखो मैं यहां से एंथैल्पी की एक डेफिनेशन लिख सकता हूं कि भाई इस रिएक्शन को अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे करवाऊं, वैसे भी मोस्ट ऑफ द रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे ही करवाई जाती है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर इस रिएक्शन में या तो कुछ हीट एब्जॉर्ब होगी या फिर कुछ हीट क्या होगी, रिलीज होगी। तो कांस्टेंट प्रेशर पर इस रिएक्शन के दौरान जो भी हीट एक्सचेंज हुआ होगा उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज है इसकी डेफिनेशन। हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द हीट एक्सचेंज by the reaction at constant pressure। तो कांस्टेंट प्रेशर पर इस रिएक्शन में जो भी हीट एक्सचेंज हुई होगी उसी को हम क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। ये बात समझ में आई आपको? चलिए, तो ये बेसिक डेफिनेशन एंथैल्पी की। अब हम एंथैल्पी तो यूज करते हैं, लेकिन एंथैल्पी से ज्यादा हम यूज करते हैं एक और टर्म, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी। क्या बोलते हैं हम इसे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो देखो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में सिर्फ कंडीशंस का फर्क होता है। अगर आप किसी रिएक्शन की एंथैल्पी को स्टैंडर्ड कंडीशंस पे डिफाइन कर दो, सो एंथैल्पी मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशन,
स्टैंडर्ड कंडीशन पर अगर आप किसी रिएक्शन की एंथैल्पी को मेजर कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोल देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब पता होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करूं तो देखो, मेनली स्टैंडर्ड कंडीशंस हम अब प्रेशर से डिफाइन करते हैं। 1 बार प्रेशर हो और कोई भी एक फिक्स टेम्परेचर हो, गिवन टेम्परेचर हो। अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो हम उसको जनरली 25 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, अगर नहीं दिया है तो। वरना जैसे मैं आपसे बोलूं 1 बार 300 केल्विन, जैसे मैं आपसे सिंपल बात ही कर लेता हूं कि मैं वाटर के लिए बात करूं तो वाटर की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, H2O लिक्विड एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर। वही मान लो मैं आपसे बात कर लूं आयरन सॉलिड के लिए, तो आयरन सॉलिड की जो स्टैंडर्ड स्टेट होगी वो होगी 1 बार प्रेशर और मान लो कुछ अराउंड 427 डिग्री सेल्सियस। ऐसे आर्बिट्रेरी डेटा ले रहा हूँ, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, पर अगर समझाना चाह रहा हूँ कि हर सब्सटेंस के लिए जब हम स्टैंडर्ड स्टेट डिफाइन करते हैं तो टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। जैसे आयरन की स्टैंडर्ड स्टेट के लिए टेम्परेचर 427 है, वाटर के लिए कितना है 25 है, लेकिन प्रेशर क्या रहेगा 1 बार। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टैंडर्ड स्टेट इज 1 बार प्रेशर, ठीक, क्योंकि 1 बार 1 atm अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं, तो कई बार आप 1 atm यूज कर लोगे, बट थियोरेटिकली तो हम 1 बार ही बोलेंगे, ठीक। और कोई भी एक फिक्स टेम्परेचर हो, कुछ नहीं दिया है तो हम 25 डिग्री मान के चल लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन है। इन कंडीशंस के अंदर अगर आपने किसी रिएक्शन की एंथैल्पी को मेजर किया तो उसे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोलते हैं और यहाँ से डिनोट करते हैं, सही है। बाकी दोनों सेम है, वो स्टैंडर्ड कंडीशन पर है और वो आपकी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पर है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब इसके बाद मुझे आपसे डिस्कस करना है एक और टर्म, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी या फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो आप समझें क्या होती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसकी यूनिट हमेशा किलो जूल पर मोल होती है। मतलब यह है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन is always defined for per mole of reaction, ठीक है। इसका मतलब क्या, मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, अभी तक उसको सिर्फ लिखकर छोड़ दें कि एक रिएक्शन की जो एंथैल्पी है उसकी यूनिट हमेशा क्या रहती है, किलो जूल पर मोल, यानी वो उस रिएक्शन के पर मोल के लिए डिफाइंड होती है, ठीक, किसी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में नहीं होती है। तो इन सब का मतलब आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। ये लिखने के बाद हम डिस्कस कर सकते हैं अपना टर्म विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, थोड़ा सिंबल पे ध्यान दें, इसका सिंबल आपको पता होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको हम डेल्टा FH0 से डिनोट करते हैं। जैसे मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये सब हम थर्मोकेमिस्ट्री में दोबारा यूज करेंगे, तो सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। R लिखा है मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, F लिखा है मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लो। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज, लिखें, इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a substance is formed, when 1 mole of a substance is formed from its constituent elements in their standard state, मैं रिपीट कर रहा हूं, it is defined as the enthalpy change when 1 mole of a substance is formed from its constituent elements इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। ये स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, दुनिया में एक एलिमेंट जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी स्टैंडर्ड स्टेट बोलते हैं। देखें डेफिनेशन का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल मुझे CaCO3 बनाना है सॉलिड, तो अगर मुझे इसकी, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना है यहां पे, रहेगा, ठीक है। तो मैं कहा था सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मुझे फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। तो CaCO3 बनाना है तो आप डेफिनेशन पढ़ देना, इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। आप यहां बैलेंसिंग नहीं करोगे, इसका कोएफिशिएंट 1 ही रहेगा। फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कौन कौन है, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं, एलिमेंट से बनना चाहिए। तो देखो रिएक्शन जब मैं लिखना शुरू करूंगा तो यहां पर आएगा कैल्शियम सॉलिड प्लस
कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन, तो देखो अब सबकी स्टैंडर्ड स्टेट है। कैल्शियम सॉलिड स्टेट में मिलता है सी ए सॉलिड, कार्बन सी सॉलिड, यहाँ ग्रेफाइट और लिखेंगे वो भी समझ लेंगे हम लोग। ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 गैस। तो ये इन तीनों की स्टैंडर्ड स्टेट है। बैलेंस करो, 1 कैल्शियम 1 कैल्शियम 1 कार्बन 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 3/2। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा वो आपको डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 सॉलिड देगा। समझ में आ रही बात? जैसे मैं और रिएक्शन लिखूं, मान लो मुझे NH4Cl सॉलिड के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखनी है, तो एलिमेंट्स कौन कौन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। बताओ नाइट्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगी, N2 गैस, हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट H2 गैस, क्लोरीन की स्टैंडर्ड स्टेट Cl2 गैस होगा। बैलेंसिंग इधर नहीं करनी है, बैलेंसिंग कहाँ करनी है आपको, उस साइड। इधर तो इसका 1 ही रहना चाहिए कोफिशिएंट। तो देखो नाइट्रोजन कितना 1, तो बताओ यहाँ कितना लिखोगे आप, हाफ। हाइड्रोजन 4 तो यहाँ लिखोगे 2, क्लोरीन 1 तो आप कितना लिखोगे, हाफ। ये जो रिएक्शन बनी ये किसकी रिएक्शन बन गई, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH4Cl सॉलिड। सही है? तो इस तरह से आपको फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, 1 मोल कंपाउंड बनना चाहिए और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में बनना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरी चीज, अब ये स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, तो उससे पहले आप एक पॉइंट लिख लें यहाँ पर कि डेल्टा FH0 दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट is always 0। यानी दुनिया में एक एलिमेंट जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उस फॉर्म में उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम कितना लेकर चलते हैं, 0 लेकर चलते हैं। देखना ध्यान से, जैसे मैं आपसे बात करूं, बताओ हीलियम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, He गैस। तो He गैस के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन कितनी होगी, 0। बताओ हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 गैस, ऑक्सीजन O2 गैस, नाइट्रोजन N2 गैस, क्लोरीन Cl2 गैस। तो इस तरह से जो एलिमेंट अपनी जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उस फॉर्म में उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा कितनी लेकर चलेंगे, 0। उसके बाद आप आओ Cl2 ब्रोमीन। तो ब्रोमीन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, लिक्विड, गैस नहीं होता है। ब्रोमीन क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड। आयोडीन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, सॉलिड। तो ये इनकी स्टैंडर्ड स्टेट है। अभी कहीं ब्रोमीन गैस लिखा हुआ है तो हम उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को 0 नहीं लेंगे। किसकी लेंगे, Br2 लिक्विड के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को 0 लेंगे। ठीक, और देखें इसी तरह मेटल्स पे चलते हैं। बताओ Fe की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, सॉलिड। कॉपर की क्या होती है, सॉलिड, है ना। आपके पास मान लो मैंगनीज है, वो भी कैसा होगा, सॉलिड। ये स्टैंडर्ड स्टेट है इनकी। मरकरी की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, लिक्विड। कभी मरकरी सॉलिड लिखा हुआ हो तो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को आप 0 नहीं लोगे, किसकी को लोगे, लिक्विड की को लोगे। ऐसे ही देखो और भी काम की चीज, एलोट्रॉप्स आपने नाम सुना होगा, जैसे कार्बन। तो कार्बन की जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो हम ग्रेफाइट लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं, ग्रेफाइट। ठीक, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन में से हम स्टैंडर्ड स्टेट किसको लेकर चलते हैं, ग्रेफाइट को। फॉस्फोरस P4, तो ये आपका व्हाइट फॉस्फोरस अपनी स्टैंडर्ड स्टेट होती है। सल्फर के लिए बात करूं तो रोम्बिक सल्फर मेरी स्टैंडर्ड स्टेट होती है। इन जनरल स्टैंडर्ड स्टेट हम उसको लेते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर या फिर स्टैंडर्ड कंडीशंस पर सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। ठीक, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर ये इनकी स्टेबल फॉर्म है, इसलिए हम इन्हीं को लेकर चलते हैं। हाँ, व्हाइट फॉस्फोरस वैसे लीस्ट स्टेबल होता है, लेकिन आपको बोला स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, तो उन कंडीशंस पे जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और जनरली जो अबंडेंट फॉर्म होती है उसी को हम स्टैंडर्ड स्टेट लेकर चलते हैं। ठीक, तो ये आपकी रोम्बिक सल्फर हो गई, ये सब स्टैंडर्ड स्टेट्स हैं। उसके अलावा एक और होता है H+ एक्वस। ये सारे एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम हमेशा कितनी लेकर चलते हैं, 0। समझ रहे हो? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आप यूज करोगे। हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन की, हमने उसकी रिएक्शन लिखना सीख लिया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, एक एलिमेंट दुनिया में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसमें उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम कितने लेकर चलते हैं, 0। इसी को हम यूज करेंगे कैसे,
उसके लिए आप इसे कॉपी करें, फिर मैं बताता हूं कि इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है इसका, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। फ्रॉम एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। तो ये जो हमने एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन सीखी है, इसको अब हम क्या करेंगे, अलग अलग रिएक्शन की एंथैल्पीज को कैलकुलेट करने के काम में लेंगे। तो बहुत ही ध्यान से देखें, ये फॉर्मूला आपको दिखने में डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जितना डिफिकल्ट है उतना ही आसान है। ठीक, अगर हम किसी रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालना चाहते हैं, आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी के लिए लगा सकते हो, नॉर्मल एंथैल्पी के लिए लगा सकते हो। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दैट इज डेल्टा आर एच नॉट। ठीक है, ये किसकी इक्वल होती है? इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू आप क्या लिखोगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये देखें, ये आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। यहां पर एनपी और एनआर कोएफिशिएंट्स हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, आपने इसको इस फॉर्म में याद ही मत रखो, आप सिर्फ इतना याद रखो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल देखें, आपके पास ये एक रिएक्शन है N1A प्लस N2B गिव्स, या चलो मैं आपको डेटा के फॉर्म में लिखवाता हूं कि मान लो आपके पास एक रिएक्शन है, ये N2 गैस, या मैं आपको रिएक्शन देता हूं ये वाली, चलो ये ले लो, CaCO3 सॉलिड गिव्स ये लो 2 KClO3 सॉलिड गिव्स 2 KCl सॉलिड प्लस 3 O2 गैस। ठीक है, आपको इस रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है और आपको डेटा दिया हुआ है। आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KClO3 सॉलिड दी हुई है, मान लो वैल्यू है -300 किलो जूल पर मोल। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KCl सॉलिड भी दी हुई है, मान लो वो है -100 किलो जूल पर मोल। ठीक, तो मैंने आपको बताया एंथैल्पी की रिएक्शन आपको हमेशा किलो जूल पर मोल मिलेगी रिएक्शन के लिए। अब आपको इस रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी पता करनी, तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या सिखाया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। आप तो ऐसे याद रखो, बताओ प्रोडक्ट में कौन कौन है, KCl और 3O2 है, तो आप कितना लिखोगे, 2 इंटू इसका कोएफिशिएंट इंटू इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी है, -100 प्लस 3 इंटू O2। देखो ये तो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी होती है, 0। ये तो हो गई रिएक्टेंट साइड खत्म, सॉरी प्रोडक्ट साइड। माइनस रिएक्टेंट में देखो तो KClO3 है, तो 2 इंटू बताओ KClO3 की वैल्यू कितनी है, -300 किलो जूल पर मोल है। तो आप वैल्यू देखो, -200, ये तो 0 गया, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 600, 600 में से 200 गया, तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी आ जाएगी, +400 किलो जूल पर मोल। तो समझ में आ रहा है? तो बहुत सिंपल है इस फॉर्मूले को लगाना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट्स की एंथैल्पीज इनटू उनके कोएफिशिएंट और रिएक्टेंट की एंथैल्पीज इनटू उसके कोएफिशिएंट। चलिए अब देखें, यहाँ पर एक बहुत माइन्यूट सा लेकिन एक कॉमन डाउट जरूर उठता है। डाउट क्या है, आप ये देखो इसकी यूनिट कितनी है, किलो जूल पर मोल। ये हम बचपन से सीखते हैं, ये मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखो अगर ये 2 मोल है तो मोल से मोल कैंसिल। बताओ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या आनी चाहिए, किलो जूल पर मोल आनी चाहिए ना। रिएक्शन जब शुरू में लिखवा दिया टॉपिक के मैंने कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर मोल हो गया। बताओ ये कैसे पॉसिबल है? ध्यान से सुने मैंने क्या बोला, ये मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मोल्स होते नहीं हैं। 2, 3 ये सबके सब क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और ये ध्यान रखें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की कोई यूनिट नहीं होती, ये सिर्फ एक कोएफिशिएंट है, मतलब एक नंबर है, और ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। तो अगर ये क्वांटिटी यूनिट लेस है तो देखो किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, यूनिट चेंज नहीं होगी।
बात समझ में आ गई ना? तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हो सकता है आपको अभी ये डाउट उठ गया हो, अभी नहीं उठेगा तो बाद में उठेगा, तो उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ये मोल्स नहीं है, ये कोएफिशिएंट्स हैं, और कोएफिशिएंट्स कैसे होते हैं? यूनिटलेस होते हैं। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पर मोल ऑफ रिएक्शन के लिए डिफाइंड होती है। उसका मतलब होता है एक्सटेंट। तो हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाते हैं, वो आपको नहीं समझ में आएगी और ज़रूरत भी नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखें कि एंथैल्पी की यूनिट हमेशा आपको किलोजूल पर मोल मिलेगी रिएक्शन की एंथैल्पी की, और ये कोएफिशिएंट्स हैं, ये कैसे होते हैं? यूनिटलेस होते हैं। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप किसी भी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हो। चलो थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेते हैं आपकी इस फॉर्मूले को लेकर। एक दो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, भी तो ज़्यादा कुछ है नहीं, पर हाँ थोड़े बहुत ट्विस्ट और टर्न्स मैं इस क्वेश्चन में भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँगा कि कैलकुलेट डेल्टा आर एच नॉट and delta RU naught for the following reaction at 27 डिग्री सेल्सियस। आपको एक रिएक्शन भी दी गई है। रिएक्शन इज दिस NH3 गैस प्लस 3F2 गैस। बताओ ये क्या बनाएगा? ये आपके पास बनाएगा NF3 गैस प्लस 3HF गैस। साथ ही साथ आपको कुछ डेटा दिया गया है। डेटा क्या है आपका? डेटा इज दिस डेल्टा FH नॉट ऑफ NH3 गैस, वो आपको दिया हुआ है -50 किलोजूल पर मोल। ठीक, उसके अलावा आपको डेल्टा FH नॉट ऑफ NF3 गैस भी दिया हुआ है, विच इज अराउंड -120 किलोजूल पर मोल। उसके अलावा आपको डेल्टा FH नॉट ऑफ HF गैस भी दिया हुआ है, एंड विच इज अराउंड -250 किलोजूल पर मोल। तो ये डेटा दिया है, और इस डेटा से आपको इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H और डेल्टा U दोनों पता करने हैं। तो पहले तो डेल्टा H डेल्टा U की बात कर लेते हैं। ये हम सीख चुके हैं कि गैसियस रिएक्शन के लिए डेल्टा H किसके इक्वल होगा? बताओ, डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। तो स्टैंडर्ड के लिए भी एप्लीकेबल होगा। अब आप देखें इस रिएक्शन के लिए अगर मैं डेल्टा Ng निकालूं तो गैस 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 गैस, इधर टोटल मोल्स कितने हो गए? 3 + 1 4। इधर कितने हो गए? 3 + 1 4। 4 - 4 बताओ कितना हो गया? 0। ठीक, तो आगे डेल्टा Ng 0। अगर डेल्टा Ng 0 है तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H और डेल्टा U दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम। और बताओ इस रिएक्शन के एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या बनेगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। बस रख दो वैल्यूज। तो देखें प्रोडक्ट साइड कौन है? NF3। तो 1 × NF3 की वैल्यू कितनी है? ये रही -120, प्लस 3 × HF की वैल्यू कितनी है? -250। ये तो हो गए रिएक्टेंट्स, सॉरी प्रोडक्ट्स, माइनस रिएक्टेंट्स में कौन है? NH3। तो 1 × NH3 की वैल्यू कितनी है? -50 प्लस 3 × देखो ये फ्लोरीन की स्टैंडर्ड स्टेट है, तो यहाँ इसकी एंथैल्पी कितनी हो जाएगी? 0। बस सॉल्व कर लो। तो देखो -750 माइनस माइनस प्लस 750 से 50 गया तो कितना हो जाएगा? 700 -700 और -120। बताओ वैल्यू कितनी आ जाएगी? -820 किलो जूल पर। क्या आपको ये बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। तो फिर देखो अब जो एक्चुअली मुझे टॉपिक आपको पढ़ाना था उसके लिए मैंने आपका ये बेस क्रिएट किया है। अब आप एक रिएक्शन की एंथैल्पी कैलकुलेट करना जानते हो, तो हम यहाँ पर एक लॉ पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ। क्या बोलते हैं उसे? किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ हमको ये बताता है कि एक रिएक्शन की एंथैल्पी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है। ध्यान दें, जैसे जैसे रिएक्शन का टेम्परेचर बदलता है उसकी एंथैल्पी भी चेंज होती है। नॉर्मल केसेस में हम एंथैल्पी का वेरिएशन नहीं मान के चलते हैं, उसको कांस्टेंट लेते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन स्पेसिफिक होते हैं और आपको टेम्परेचर का एंथैल्पी पे इफेक्ट देखना होता है। तो इफेक्ट क्या होता है, आओ वो डिस्कस करते हैं। आप इसको कॉपी करें, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट लॉ से, जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। तो देखें अपना अगला टॉपिक, दैट इज वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन।
विद टेम्परेचर, और इसको हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो ये लॉ मैं आपको बताऊं वैसे तो सिलेबस में ही नहीं है अपने, ठीक है, बट हाँ आपको हर जगह, हर मटेरियल में, हर बुक में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं, इसलिए हम इसको बस कवर कर रहे हैं। थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, लेकिन जो है वो है, आपको सिर्फ देखना है, और एक फॉर्मूला है बहुत सिंपल से आपको याद रखना है। देखिए, हम लोगों ने सीख लिया था कि DH इज इक्वल्स टू क्या होता है, NCP/dt। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे बात करें तो कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे रियल गैस हो, चाहे आइडियल गैस हो, चाहे सॉलिड लिक्विड हो, चाहे रिएक्शन हो, DH इक्वल टू क्या होता है, NCP/dt। अगर हम 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं तो वो CP/dt बन जाएगा। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, हम एक रिएक्शन के लिए H नहीं डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं, डेल्टा H। सेम इसी तरह एक रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में। अब आप देखो, जब एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो देखो, रिएक्टेंट के लिए अपनी कुछ Cp की वैल्यू होगी, प्रोडक्ट की अपनी कुछ Cp की वैल्यू होगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं Cp ऑफ रिएक्शन, तो Cp ऑफ रिएक्शन का मतलब नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे टर्म है। जैसे मैं आपसे बोलूं वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन, बताओ वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, रिएक्टेंट के बराबर या प्रोडक्ट के बराबर, किसी के बराबर नहीं होगा ना। तो रिएक्शंस के लिए टर्म्स का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। रिएक्शन के लिए वॉल्यूम का मतलब नहीं होता है, चेंज इन वॉल्यूम होता है। इस रिएक्शन के लिए मैं डेल्टा V डिफाइन करूंगा, जो कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होगा। ऐसे ही मैं रिएक्शन के लिए Cp डिफाइन नहीं कर सकता, क्या डिफाइन करूंगा, डेल्टा Cp, जो कि किसके इक्वल होगा, Cp ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट्स के। बात समझ रहे हैं आप। तो हम यहां पर H को डेल्टा H से और Cp को किससे रिप्लेस करेंगे, डेल्टा Cp से। तो अब हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, D ऑफ डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा R Cp इंटू dt। अब आप इसको इंटीग्रेट करें तो डेल्टा Cp को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक, कांस्टेंट नहीं हुआ तो इंटीग्रेट कर लेंगे अंदर रख के। तो आप यहां लिमिट लगाओगे डेल्टा H1 यानी डेल्टा H T1 से डेल्टा H T2 तक, और यहां लिमिट लगेगी T1 से T2 तक। तो अगर आप टेम्परेचर T1 से T2 चेंज करो तो एंथैल्पी डेल्टा H T1 से डेल्टा H T2 चेंज होगी, और इंटीग्रेट करके जब हम यहाँ फाइनल इक्वेशन लिखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, डेल्टा R H T2 माइनस डेल्टा R H T1 इज इक्वल्स टू डेल्टा R Cp इंटू T2 माइनस T1। सो दिस इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ। आप ये आपको एज इट इज याद रखना, और ये बहुत आसान है। बताओ, क्या आपको डेल्टा H इज इक्वल्स टू Cp डेल्टा T याद है, बोलो हाँ। डेल्टा H को हम क्या लिख सकते हैं, H2 माइनस H1 Cp, और ये हो जाएगा T2 माइनस T। तो देखो, इसी को ट्रांसफॉर्म करना है। रिएक्शन के लिए H नहीं डिफाइन होता, डेल्टा H। तो देखो, डेल्टा H T2, डेल्टा H T1, Cp की जगह लिखोगे डेल्टा Cp इंटू T2 माइनस T1। ये किरचॉफ्स लॉ है जो टेम्परेचर के साथ रिएक्शन की एंथैल्पी के वेरिएशन को दिखाता है। फॉर्मूला याद रखना बड़ा आसान है, ये याद है तो ये आपको अपने आप याद है। चलिए, मेन चीज़ इसे यूज़ करना, जैसे मैंने आपको सिखाया, ये कैलकुलेटिव होता है, कैलकुलेशन तो हमें यहाँ करनी ही होगी, ठीक। तो देखते हैं कैसे हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। चलो, तो इसको समझने के लिए देखो, हम एक क्वेश्चन से बात करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि एक रिएक्शन दी हुई है विच इज H2 गैस। अच्छा, एक चीज और रह गई, मैं बता दूं आपको, ये डेल्टा RCp, जैसे डेल्टा RCp किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू Cp ऑफ प्रोडक्ट्स, मोलर हीट कैपेसिटी, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू Cp ऑफ रिएक्टेंट्स। तो वही प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, अगर साथ में कोएफिशिएंट्स होंगे तो आपको कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आप सबको समझ जाओगे, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी दी हुई है 298 केल्विन पर, विच इज माइनस लेट्स से 300 किलो जूल, ठीक है। अब आप ये कह रहा है कैलकुलेट द एंथैल्पी एट 373 केल्विन। तो देखो, आपको 298 पर वैल्यू दी है और 373 पर पूछी है।
कभी भी ऐसे टेम्परेचर में वेरिएशन आए तो आपको किरचॉफ्स लॉ ही यूज़ करना होगा। कुछ चीज़ें आपको गिवन है, ठीक, क्या गिवन है? गिवन इज Cp। तो Cp की वैल्यू दी हुई है, यूनिट है जूल पर केल्विन पर मोल। थोड़ा आपको यूनिट्स का भी ध्यान रखना होगा यहाँ पर। तो H2 गैस के लिए वैल्यू दी है, O2 गैस के लिए दी है और H2O लिक्विड के लिए वैल्यू दी है। क्या क्या वैल्यूज आपको दी गई है देखें। वैल्यू है ये 40, ये वैल्यू दी है आपको 30 और ये वैल्यू दी हुई है आपको 80। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपको कुछ नहीं करना है, इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता है। फॉर्मूला याद है तो आप कर लोगे, वरना तो बल्ले बल्ले। ठीक है, तो देखो डेल्टा H 298 पता है, 373 बताना। तो पहले किरचॉफ्स लॉ लगाओ, डेल्टा H एट 373 माइनस डेल्टा H एट 298 विल बी इक्वल टू डेल्टा Cp इंटू 373 माइनस 298। जरा ध्यान से देखें यहाँ आप गलती क्या क्या कर सकते हो। पहले तो आप इस रिएक्शन का डेल्टा Cp निकालो। तो बताओ डेल्टा Cp कितना आएगा? प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कौन है? H2O। तो 1 इंटू H2O का Cp इज 80 माइनस रिएक्टेंट, तो 1 इंटू H2 का Cp कितना है? 40 प्लस हाफ इंटू O2 का Cp कितना है? 30। तो वैल्यू देखें 80 माइनस 40 प्लस 15 कितना बनेगा? 55। दिस वुड बी 25 जूल पर केल्विन पर मोल। सही है, चलिए यहां रखें वैल्यूज। मुझे चाहिए डेल्टा H 373, डेल्टा H 298 दिया माइनस 300, तो माइनस माइनस प्लस 300 किलो जूल पर मोल। डेल्टा Cp की वैल्यू 25 और ये देखें टेम्परेचर चेंज कितना है? 298 से 373 आप चले गए हो, तो 575। ठीक है, अब आप देखो इंपॉर्टेंट चीज, यहां थर्मोडायनेमिक्स में आपको हमेशा बोला यूनिट्स लिखा करो। जैसे आप यहां यूनिट नहीं लिखोगे ना तो आप यहीं से सॉल्व कर दोगे। डेल्टा Cp की यूनिट देखो थी जूल पर केल्विन पर मोल, तो इस वैल्यू को आप डिवाइड बाय 1000 और करोगे ताकि ये किस में आ जाए? किलो जूल पर मोल होगा। अब आप इस वैल्यू को सॉल्व करें तो ऐसा करते हैं, 40 से कैंसिल करके कर लूँगा, चलो मल्टीप्लाई कर लो। आप ऐसा करो 25 5 से कितना होता है? 125 का 5 और 12 और 25 7 हो गया 175 प्लस 12, तो बन जाएगा 1.875 किलो जूल प्लस 300। इस वैल्यू को इधर भेज दो तो डेल्टा H एट 373 कितना आ जाएगा? 300 माइनस 1.875 विच विल बी इक्वल टू 298 पॉइंट, कितना बचेगा ये? 125। इतना किलो जूल पर मोल। एक बार आप चेक कर लेना, कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन इस तरह से आप अपना किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करके क्या कर सकते हो? रिएक्शन की दो अलग अलग टेम्परेचर पर एंथैल्पीज को कंपेयर कर सकते हो। बोलो कर सकते हैं। चलिए, तो ये था आपका किरचॉफ्स लॉ जिसको आपको यूज करना है। इस क्वेश्चन में आपको एंथैल्पी डायरेक्ट दी हुई है। कई बार आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस को यूज करके और क्या करना पड़ सकता है? अलग अलग टेम्परेचर पे एंथैल्पीज को कंपेयर करना पड़ सकता है। तो वो जब अपने पास क्वेश्चंस के अंदर आएगा तब हम उसकी बात कर लेंगे, वो हम थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर भी डील करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम आगे चलकर सेकेंड लॉ में जब एंट्रोपीज वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर इसको दोबारा से यूज करेंगे। तो मैंने आपका बेस क्रिएट कर दिया है, मैंने आपको किरचॉफ्स लॉ समझा दिया है एक्स्ट्रा टॉपिक देकर। बस इसके लिए इतनी ही ज़रूरत है, आपको ये फॉर्मूला लगाना आना चाहिए जो मैंने सिखा दिया है। बाकी फिर हम लोग इसको आगे चलकर यूज़ करते रहेंगे। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं हम अपने किरचॉफ्स लॉ और इसके ऊपर बेस्ड इन कंसेप्ट्स को।